इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि किस तरह से आफ-बाउ प्रिंसिपल या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पाउली का या फिर हुंड का जो मल्टीप्लिसिटी रूल है वो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का और लिखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे आफ-बाउ का हो या पाउलीज का हो या हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल हो, इनके बावजूद भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एटम्स के, कुछ एलिमेंट्स के हमें देखने को मिलते हैं। तो उन पर हमारी डिस्कशन चल रही थी और उसमें हमने देखा कि एक जो कॉपर है इसका एक एक्सेप्शनली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह का आता है कि जो इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं वो s के पूरे जो ऑर्बिटल है उसको फुलफिल नहीं करते और बाद में फिर एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 3d के अंदर वो इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4s to 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके दो रीजंस हमारे सामने थे। एक था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, और अगर कोई चीज सिमेट्रिकल है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी रखती है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम यहाँ इन दोनों को देखें, चाहे हमारा 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन हो, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को आप देखोगे तो यहाँ पे जो 6 ऑर्बिटल्स हमारे पास में हैं, एक ऑर्बिटल हमारे पास में 4s का है और 5 ऑर्बिटल हमारे पास में 3d के हैं। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है इसकी वजह से एक सिमेट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक सममितता हमें देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। और अगर हम इस 4s to 3d4 कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो यहाँ पर ये फुलफिल्ड है 4s, और जो 3d4 है ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो ये एक अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल है। इनको दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सिमेट्री होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो जाता है कि अगर कभी एक इलेक्ट्रॉन को इधर उधर का जो, चाहे वो कम एनर्जी वाला हो या ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हो, वो अगर आपस में एक्सचेंज होकर के एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक तो हमारे पास में ये एक रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो दूसरा रीजन है वो है एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी, ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है इसको हम देखते हैं। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो पैरेलल स्पिन जो है वो हमें यहाँ इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में देखने को मिलती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो ये अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, और एक्सचेंज जब करते हैं तो इसमें एक तरह की एनर्जी रिलीज होती है। और आपको पता है कि अगर किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज हो जाए तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और कम एनर्जी स्टेबिलिटी को बताता है। जितनी कम एनर्जी किसी की होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के किसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक्सचेंज हो सकता है ये पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्सचेंज एनर्जी वहां पर निकलती है। और हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये जो 3d5 है और जो 3d4 है, इन दोनों केसेस को यहाँ एक बार स्टडी करें या देखें तो कुछ इस तरह का हमारे पास में एक पोजीशन आती है। ये हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 3d4 की। 3d4
4 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। और हमें पता है कि 3d4 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के हमारे पास यहां होते हैं। और आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, मतलब हमें भरने चाह रही हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर जगह पे भी रह सकता है, और ये जो 3 हमारे पास पोजीशन है एडिशनल, यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसके पास में ये 3 पॉसिबिलिटीज और है। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां हमने उस इलेक्ट्रॉन की बात की जो इसमें था, अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकता है? ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, मतलब अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। ये इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। हमारे एक्सचेंज जो कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये आपस में अपनी जो सिचुएशंस हैं, अपनी जो पोजीशंस हैं, उनको एक्सचेंज कर ले। तो 2 सिचुएशन हमारे पास में ये और हो सकती हैं। और अगर हम यहां पर तीसरी स्थिति एक और देखते हैं कि हमारे पास ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये यहां भी जा सकता है, ये आपस में एक्सचेंज हो सकती है पोजीशन। तो एक पोजीशन या एक हमारे पास स्थिति ये भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये कुछ सिचुएशंस आती हैं कि अगर हमारे पास में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये जो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करके एक तरह की एक्सचेंज एनर्जी को रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें 3d5 की, अगर ये 3d5 जो है वो अगर हो तो हमें किस तरह की पोजीशंस देखने को मिलेंगी। तो आपको पता है कि यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 3d5 में, और यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, और ये यहां भी जा सकता है। तो ऐसी 4 हमारे पास में पोजीशंस है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी स्थिति में देख सकते हैं। इस वाले के लिए तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो टोटल कुल मिला के बात क्या है, ये हमारी 3 स्थितियां हो सकती हैं। ऐसे ही एक और हमारे पास में होगी सिचुएशन, वहां पे हमारे पास में 2 स्थितियां हो सकती हैं, और एक और सिचुएशन हमारी 4th इलेक्ट्रॉन के लिए जब होगी तो वहां एक सिचुएशन हो सकती है। तो टोटल अगर हम करें तो 3d4 में अगर हम टोटल करें तो 3 कंडीशंस, यहां ये 2 और यहां 1, तो ये टोटल कुल मिलाकर के जो आती हैं वो हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं वो 6 हो सकते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं, इसमें 3 पोजीशंस हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। तो 4 + 3 + 2 + 1 जो है ये टोटल कुल मिला के 10 एक्सचेंजेस हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 3d4 में हमारे पास में 6 एक्सचेंजेस हैं और 3d5 में हमारे पास में 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा पोजीशंस एक्सचेंज हो सकती हैं उतनी ही एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा निकलेगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। इसीलिए जो 3d5 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, ये जो 3d5 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस वन, ये ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है, और ये जो 3d4 वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये कम स्टेबिलिटी रखता है। इसीलिए हम जब कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s1 3d5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, जिन एक्सेप्शंस को आप बता सकते हो, समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों उसमें इस तरह का
जो एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एक टर्म आप पढ़ते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इस चैप्टर का लास्ट टर्म है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होता है, इसको हम Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कई जगह इसको पढ़ा होगा Z इफेक्टिव, और ये Z इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, लेकिन ये इफेक्टिव क्या है? तो देखो, जब हम किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज लगता है या एक तरह का जो अट्रैक्शन लगता है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उतना नहीं होता जितना कि उसको होना चाहिए। कैसे? हम थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो Z है ये है न्यूक्लियस, और इस पर जो चार्ज है उसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया है कि सब इसमें Z चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके शेल्स में मौजूद है। ये हमारा एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये दो शेल्स हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। ये हमारा n इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं और ये n इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं। इसमें आप देखो कि ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पर अपना एक अट्रैक्शन लगाता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन पर अपना चार्ज का कोई ना कोई एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको हमने यहां ब्लू लाइन से शो किया हुआ है, आप देखोगे कि ये जो N1 का जो इलेक्ट्रॉन है और N2 का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस के हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इन पर सेम चार्जेस हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके क्या कर रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है इसका पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये अंदर जा पा रहा उतनी इफेक्टिवली जितना न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ना ही इस दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन है ये उतना इसको रिपेल कर पा रहा कि ये बाहर चला जाए। तो ना तो ये अंदर ही आ पा रहा प्रॉपरली, ना ही बाहर जा पा रहा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितना चार्ज इस न्यूक्लियस को इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगाना चाहिए उतना चार्ज इस पर नहीं लग रहा, बल्कि कुछ चार्ज जो रिपल्शन की वजह से कम लग रहा है। ठीक है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन किस चीज की, इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की। इस वजह से इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इनर शेल का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली इस न्यूक्लियस के पास में नहीं आने दे रहा है, या इसका अट्रैक्शन फोर्स जितना ये लगा रहा है उतना नहीं लगने दे रहा। ठीक है ना, तो इनर शेल्स
एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये जो Z इफेक्टिव है, इसकी वैल्यू जो है वो Z माइनस और सिग्मा होती है। Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज, जो भी न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर चार्ज जो भी है। और ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल्स में होंगे, उतना ही बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर वो क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे या स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, इस चार्ज में से माइनस करना पड़ता है, तो इफेक्टिव चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी एटम की बात करें, किसी आयन की बात करें, और आयन भी दो तरह के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव कैटायन हो सकता है या वो नेगेटिव एनायन हो सकता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी कैटायन पर, किसी एनायन पर या किसी न्यूट्रल एटम पर कितना होगा इसको हम उस रूल से इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। अब देखो, Z इफेक्टिव तो हम निकाल लेंगे, और जो Z है वो Z है न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादातर हम क्या बताते हैं, हम ये कहते हैं कि जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब जो भी इसमें प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के पास में है, या ये कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है, वो ही इसका Z की वैल्यू है। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर। मान लीजिए कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, और 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इसके शेल्स में प्रेजेंट है। ओके, लेकिन ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, इनर इलेक्ट्रॉन्स कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे। क्योंकि एक चीज देखो, जब ये न्यूक्लियस है हमारे पास में, और ये हमारे पास में मान लीजिए कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, और यहां कोई इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, अब ये इनके बीच का रिपल्शन और इसके बीच का रिपल्शन, दोनों का बीच का रिपल्शन क्या होगा, एक जैसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पास पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका रिपल्शन कुछ और होगा। और ये आउटर मोस्ट और ये इनर का भी अंदर वाला जो इनर शेल है, ये अगर n है तो ये n-1 है, और अंदर वाला n-2 है। तो n-2 वाला इलेक्ट्रॉन और n वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन होगा वो अलग होगा। n और n-1 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन अलग होगा। ठीक है तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, ये हम निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए स्लेटर ने कुछ रूल्स दिए, उसको हम स्लेटर्स रूल बोलते हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल से उन रूल्स को उन पर अप्लाई करके, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो सिग्मा की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो जब भी देखो हम किसी भी सब्सटेंस का, सॉरी एलिमेंट का, किसी एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, तो सबसे पहले तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है, वो S में है, वो P में है, वो D में है, वो F में है, किस में है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सोडियम का। अब सोडियम ना तो बहुत ज्यादा छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, या इसका एटॉमिक नंबर जो है ये कह सकते हैं 11 है।
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पहला काम। अब दूसरा काम ये है, और इस पहले काम से हमें ये पता चल गया कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वो एस का जो सबशेल है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एस में ये प्रेजेंट है। दूसरा काम क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसका हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं, जिसके लिए उसको हम जो सिग्मा की जो वैल्यू हम निकालेंगे ना, उसको हम वहां कंसीडर नहीं करते, या हम ये कह सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन फॉर सिग्मा, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सिग्मा की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 0। या ये कह सकते हैं इसका कोई कंट्रीब्यूशन सिग्मा की वैल्यू के लिए नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन जो सिग्मा के लिए होगा, किसके लिए, जो nth शेल है उसके सब शेल के लिए जो वैल्यू होगी वो 0.35 यूनिट्स पर इलेक्ट्रॉन होंगी, पर इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप यहां सोडियम की बात करें तो सोडियम में एस में सिर्फ ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन इस वैल्यू को रखेगा। ये यहां पर ये वैल्यू यहां पर इसके लिए है ही नहीं, क्योंकि यहां पर और इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन अगर आप इसको, अगर आप मैग्नीशियम के लिए देख लें, और हमें पता है कि मैग्नीशियम का 12 होता है, और ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होता है। तो आप जब 3s2 को लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, और आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पता कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा सिग्मा के लिए, लेकिन इसका नहीं रहेगा। और अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा सिग्मा के लिए, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई। फिर अभी इन दोनों का जब हम वैल्यू निकालेंगे Z इफेक्टिव की, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और n-1 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इनर शेल में होते हैं, अब इनर शेल क्या है, ये n-1 है, ये तो n है, ये n-1 है, और ये क्या है, ये n-2 है। ठीक है, तो n-1 जो शेल होगा उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए जो पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है सिग्मा की वैल्यू के लिए, वो होगा 0.85 यूनिट्स पर इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो इनर शेल्स होंगे बाकी के, चाहे वो n-1 हो, चाहे सॉरी n-2 हो, n-3 हो, बाकी के जितने भी इनर शेल्स हैं, इनर शेल्स अदर देन n-1, उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब हम निकालते हैं Z इफेक्टिव फॉर सोडियम। तो सोडियम के लिए जब हम निकालते हैं तो देखो Z इफेक्टिव, Z की वैल्यू क्या है, 11। फॉर्मूला कहां लिखा था मैं, ये तो Z है ना, तो Z के लिए यहां पर ये वैल्यू है 11 माइनस अब है हमारे पास में सिग्मा। अब ये सिग्मा हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि एक अकेला ही इलेक्ट्रॉन है ये इस आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके लिए नहीं निकलेगा। तो n-1 के लिए निकलेंगे, और n-1 के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, 0.85 यूनिट्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय
0.85 कंट्रीब्यूशन हो गया किसका, इसका n-1 के लिए। और फिर n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें n मतलब इस n-1 के अलावा जितने भी इनर शेल्स होते हैं उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 11, इसको आप यहाँ पे देखते हो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आप देखो कि 8 5 जा 40, 4 बचा, और 8 8 जा 64, 64 और 4 68 है ना, तो 68, और ये आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें, प्लस 2 multiplied by 1 equals to 2। 0 0 भी कर सकते हो आप क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद में 0 है। सो 11 माइनस ये हो गया आपका 8.80। और अब जब आप 11 में से 8.8 को घटाते हो तो जाहिर सी बात है 9.8, 10.8, तो 2 हो गए और प्लस 2 है ना, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2.20। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आया सोडियम के लिए वो वैल्यू आई आपकी 2.2। दिस वन। अगर आप इसी को मैग्नीशियम के लिए निकालते, यहां मैग्नीशियम के लिए निकालते, तो मैग्नीशियम की वैल्यू क्या होती है, Z इफेक्टिव आप यहां पे निकालोगे तो ये होती है Z की वैल्यू 12। और अब आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, दूसरे के लिए नहीं निकालोगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप निकालते हो तो इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे N जो है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसका कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0.35 प्लस। और सेम यहां पर जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये n-1 है, ये n-2 है, तो n-1 का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस, और इसके इनर n-2 में कितने हैं, n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होता है तो 1, ये आपने निकाल दिया, ये हो जाएगा 12 माइनस, अब ये तो है 0.35 प्लस 6.80 प्लस 2, ये इसको आप करोगे तो ये इतना माइनस, अब ये जो वैल्यू थी ये 8.8 तो ये थी, और 8.8 में आपने 0.35 और ऐड कर दिया तो ये हो गया 9.15, और 12 में से 9.15 को अगर आप माइनस करते हो तो जो वैल्यू आती है वो आती है 2.85। ठीक है, तो Z इफेक्टिव मैग्नीशियम के लिए इतना आ गया। तो अब आप किसी भी, अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाए या कोई भी आयन दे दिया जाए और उस आयन के लिए आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, है ना। ये जो क्लोरीन एटम है Cl, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास में n है,
ये हमारे पास में n-1 है और ये हमारे पास में n-2 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते जाओ तो आपको पता है कि z इफेक्टिव जो निकलेगा वो क्या होगा, 17 में से आप माइनस करोगे, 17 में से आप माइनस करो तो देखो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6। तो वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सातवें का नहीं रहेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन और n के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट, 0.35। फिर अंदर आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन है, कितने का, n-1 में कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। और उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन n-2 के लिए है वो 1। तो ये यहाँ पे पुट कर दिए। अब आप यहाँ पर इन सबको प्लस कर दो। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करोगे, जब आप इसको देखोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या कहते हैं 0.35 कितना होता है, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है 210, और 210 को अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 2.10 और ये आपका 6.80 प्लस 2, सिंपल है। तो 17 माइनस कितना अब आप इसको प्लस कर दो, तो प्लस कर दोगे तो देखो 2 और 6 8, 8 और 2 10, तो ये आ गया 10 और ये 0.1 और ये 0.8, ये आ जाएगा आपका 10.90 और 17 में से 10.90 को जब आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6.1। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ गई किसके लिए, क्लोरीन एटम के लिए या क्लोरीन एलिमेंट के एटम के लिए। ठीक है, तो आई होप ये कुछ एग्जांपल्स जो हमने किए हैं उनसे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आ गया होगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है कि n जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें पर यूनिट इलेक्ट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.35 है, और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकालोगे उसको आप कोई कंट्रीब्यूशन उसका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो हम निकाल ही रहे हैं। अब जब हम उसके जैसे इसके लिए ही निकाल रहे हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका ये तो इसका तो कंट्रीब्यूशन हम रिपल्शन में लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसी के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और अगर n-1 जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 0.85 यूनिट्स पर यूनिट लेंगे, और उसके बाद में जितने भी अंदर के शेल्स हैं उन सब के लिए 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे और क्या कर दोगे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो निकाल दोगे। ओके, तो ये था आपका क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये पूरा का पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पर खत्म हो गया।